अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा सबक है इब्तिदाई तिब्बी इमदाद। इसमें हम सीखेंगे कि किस तरह हम कोई एक्सीडेंट हो या कोई भी XYZ कोई भी मुश्किल आ जाए तो हम उन लोगों को किस तरह तिब्बी इमदाद दे सकें कि अगर किसी के ज़ख्म हो गया तो उसको किस तरह जो है वो खून रोक सकें, उसकी किस तरह सफाई कर सकते हैं, किस तरह उसके टाँके लगा सकते हैं। तो ये सब आपको बताया जाएगा तिब्बी इमदाद में। वक्ती या महदूद इलाज जो किसी हादसे या बीमारी का शिकार होने वाले शख्स को अस्पताल या डॉक्टर के पास ले जाने से पहले फ़ौरी तौर पर दिया जाता है इब्तिदाई तिब्बी इमदाद कहलाता है। ये इलाज इसलिए दिया जाता है कि ये ज़ख्म या बीमारी के बायस होने वाली तकलीफ़ में कमी आ जाए। इस फ़ौरी इलाज को अंग्रेज़ी में फ़र्स्ट एड कहते हैं। ठीक है, अगर कोई जैसे वक्ती इलाज करना हो किसी का या कोई हादसा हो गया हो तो उस पेशेंट को जो हम फ़ौरी तौर पर इलाज देते हैं, फ़ौरी तौर पर उसके ज़ख्म या तकलीफ़ में उसकी जो कमी करते हैं उसको इब्तिदाई तिब्बी इमदाद कहते हैं या फिर अंग्रेज़ी में यानी इंग्लिश में उसको फ़र्स्ट एड कहते हैं। ठीक है, अब हमारे पास नेक्स्ट हेडिंग है तारीख़। मरीज़ों या ज़ख्मियों के फ़ौरी इलाज मुआवजे की तदबीर तो हर इंसानी माशरे में हमेशा से मौजूद रही है। इस्लामी दौर इसमें ख़ास अहमियत रखता है। बाद के अदवार में 11वीं सदी में सेंट जॉन ने कुछ सिपाहियों को बाज़ाब्ता तौर पर जंग के ज़ख्मियों का इलाज करना सिखाया। 1877 में सेंट जॉन एम्बुलेंस बड़े बड़े रेलवे स्टेशनों और छोटे ज़िलों में इब्तिदाई तिब्बी इमदाद की तरबियत देने लगी और आहिस्ता आहिस्ता बरतानिया और पूरे यूरोप में इसकी तरबियत मकबूल होने लगी। 1859 में हेनरी डेंट ने देहाती तंजीमों को जंग के ज़ख्मियों की मदद करना सिखाया। 4 साल बाद जेनेवा में 4 कौमों ने मिलकर एक तंजीम बनाई जिसका नाम रेड क्रॉस रखा गया। ये इसी तरबियत की एक तरक्की याफ्ता सूरत थी। आजकल स्काउटिंग और मिलिट्री की तहरीकें इब्तिदाई तिब्बी इमदाद को तरक्की दे रही हैं। अच्छा, ये आपको इसमें हिस्ट्री बताई हुई है किस चीज़ की, इब्तिदाई तिब्बी इमदाद की, और इसमें आपको ये बताया हुआ है कि इस्लामी दौर का बताया हुआ है कि बहुत ख़ास अहमियत रखता और उसके बाद जो है वो 11वीं सदी में सेंट जॉन नाम का एक सिपाही एक जो है वो कैप्टन था, उसने अपने सिपाहियों को ट्रेनिंग दी थी ज़ख्मियों के इलाज करने की। ठीक है, और उसके बाद 1877 में सेंट जॉन एम्बुलेंस जो है वो हर उसमें रेलवे स्टेशनों पर और छोटे छोटे ज़िलों पर रख दी गई थी जो कि इब्तिदाई तिब्बी इमदाद की तरबियत देती थी। ठीक है, और बाकी आगे है पाकिस्तान और दूसरे मुस्लिम ममालिक में इस तहरीक का नाम हिलाल अहमर है। आप लोगों ने जैसे कि देखा ही है हर सिटी में, हर कंट्री में, हर सिटी में पाकिस्तान के हिलाल अहमर नाम का एक हॉस्पिटल होता है। ठीक है, और वहाँ पर एमरजेंसी वार्ड होता है कि अगर आपको रात को 3 बजे या 4 बजे भी कोई एमरजेंसी पड़ जाए तो आप फ़ौरन वहाँ पर जा सकते हैं या वहाँ की एम्बुलेंस बुला सकते हैं। जो इब्तिदाई तिब्बी इमदाद खून की फराहमी और दीगर तिब्बी सहूलतों और तरबियत का इंतज़ाम करती है। इसके अलावा पाकिस्तान में इब्तिदाई तिब्बी इमदाद के नुमाया इदारों में ईदी ट्रस्ट, अल रशीद ट्रस्ट, अल खिदमत फाउंडेशन और जमात दावत के नाम शामिल हैं। ये आप लोगों को बाकी तिब्बी इमदाद के नाम बताए हुए हैं जो कि आपको फ़ौरी फ़र्स्ट एड देते हैं। उनमें कौन कौन से, ईदी ट्रस्ट आ गया, अल रशीद ट्रस्ट आ गया, अल खिदमत फाउंडेशन और जमात दावत आ गई। ये आपको फ़ौरी तौर पर जो है हर वक्त अवेलेबल होते हैं और फ़ौरी तौर पर तिब्बी इमदाद देने के लिए तैयार रहते हैं। अब हमारे पास हैं आगे मकासद। इब्तिदाई तिब्बी इमदाद के 3 बड़े मकासद हैं। ठीक है, 3 इसके मकासद हैं। पहला क्या है, ज़िंदगी बचाना, लोगों की जान बचाना। नंबर 2 है मज़ीद ज़ख्मों से बचाना कि अगर किसी के सिर्फ पाँव में चोट आई है तो वो पाँव तक ही महदूद रहे, वो और जगह नहीं फैले। जैसे अगर सांप काटता है किसी को तो हम उसको फ़र्स्ट एड क्या दे सकते हैं कि हम उसके फ़ौरन कस के एक पट्टी बांध दें। ठीक है, जिससे सांप का जो जहर होगा वो आगे आपकी बॉडी में नहीं फैलेगा। नंबर 3 है सेहत को बहाल करना और मरीज़ को मज़ीद इलाज के काबिल बनाना। मरीज़ की सेहत को ठीक करना और आगे उसका इलाज हो सके उसको इस काबिल बनाना। इब्तिदाई तिब्बी इमदाद के इन मकासद को हासिल करने के लिए हमारे मुल्क के बड़े बड़े अस्पतालों में इस तरबियत का इंतज़ाम है। इसके अलावा शहरी दिफा की तंजीमें भी लोगों को तरबियत देती हैं। स्कूल में बॉय स्काउट और गर्ल्स गाइड को ये तरबियत दी जाती है। कौम की भलाई के लिए ज़्यादा से ज़्यादा तलबा और तुलबात को ये तरबियत हासिल करनी चाहिए। अब इसमें आप लोगों को क्या बताया हुआ है कि स्कूल्स में, काफ़ी स्कूल्स में ऐसा होता है कि बॉयज़ की स्काउट्स और गर्ल्स की गाइड बनाई जाती है जिसमें फ़र्स्ट एड की उनको तरबियत दी जाती है। उनको सिखाया जाता है कि अगर किसी बच्चे के खेल के दौरान लग जाए या वो क्लास में उनको कोई मुश्किल पेश आ जाए, किसी को कोई तबीयत ख़राब होने लगे तो उनको फ़र्स्ट एड, उनको तिब्बी इमदाद किस तरह दी जाती है। ठीक है, अब इससे होता क्या है कि कौम की भलाई भी हो रही है, बच्चों की भलाई भी हो रही है और कौम की भलाई के लिए ज़्यादा से ज़्यादा तलबा तालिबात को ये तरबियत हासिल करनी चाहिए ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को, ज़्यादा से ज़्यादा जानों को बचा सकें। अब ये सिर्फ स्कूल्स तक महदूद नहीं है, अगर हमें कहीं बाहर भी किसी को बचाना पड़ जाए, बाहर कोई एक्सीडेंट हो जाए तो हमें इतना आना चाहिए कि हम उसको फ़र्स्ट एड या तिब्बी इमदाद दे सकें। नेक्स्ट हेडिंग हमारे पास है ज़िंदगी बचाना। ये मकासद की पहली जो है वो कड़ी है।
इब्तिदाई तिब्बी इमदाद का बुनियादी मकसद ज़िंदगी बचाना है। सबसे पहले तरबियत हासिल करने वाले अफराद को मरीज़ का सांस बहाल करना सिखाया जाता है। ठीक है, सबसे पहला जो हमारा पॉइंट है वो क्या है, सबसे पहले क्या सिखाया जाता है, मरीज़ का सांस किस तरह बहाल किया जाए। अगर उसको ऑक्सीजन की कमी हो रही है तो उसका ऑक्सीजन किस तरह बहाल किया जाए। तिब्बी इमदाद देने वाले शख्स को चाहिए कि सांस बहाल करने के लिए मरीज़ को किसी हमवार जगह पर लिटाए। हमवार जगह मतलब एक सीधी और साफ़ जगह पर लिटाए। ख़ुद मरीज़ के कंधों के पास बैठे और मरीज़ की ठोड़ी ऊपर उठाए। ठोड़ी मतलब ये जो आपके होंठों के नीचे वाली जगह होती है, इसको ऊपर उठाए। मरीज़ के सांस का जायज़ा लेने के लिए अपने कान मरीज़ के मुंह पर रखें। ठीक है, जब आप कान उसके मुंह के करीब लेके जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि उसका सांस आ रहा है या नहीं आ रहा। इसी तरह मरीज़ के सीने की हरकत का भी जायज़ा लें। अगर मरीज़ के सांस लेने का अमल बंद हो तो एक लंबा सांस लेकर अपना मुँह मरीज़ के मुँह पर रखें। 2 दफ़ा मरीज़ के मुँह में सांस लेकर या हवा भरकर ये देखें कि मरीज़ के सांस लेने से इसका सीना ऊपर उठता है या नहीं। इसमें क्या बताया है कि अगर किसी को ऑक्सीजन की कमी हो रही है तो आप उसको कैसे करेंगे, आप मरीज़ को सीधा लिटाएंगे, आप उसके सर की तरफ यानी जब उसके कंधे होंगे उनकी तरफ बैठेंगे और उसके बाद उसकी ठोड़ी से मुंह ऊपर करके उसके मुंह के ऊपर मुंह रख के आप उसको सांस मतलब अपने मुंह से जो है आप एक लंबा सांस लेके मरीज़ के मुंह में डालेंगे और 2 दफ़ा ये चीज़ करनी है और फिर आपको ये ऑब्ज़र्व करना है कि मरीज़ का सीना इससे ऊपर उठता है या नहीं। ठीक है, दूसरे सांस के बाद अपना मुंह मरीज़ के मुंह से हटा लें और मरीज़ के फेफड़ों को हवा खारिज करने दें। फिर मरीज़ की नब्ज़ चेक करें। अगर नब्ज़ चल रही हो तो ये अमल तब तक जारी रखें जब तक मरीज़ का सांस बहाल ना हो। ओके, उसके हाथ की नब्ज़ चेक करनी है। नब्ज़ अगर चल रही है तो आप ये कंटिन्यू रखेंगे और अगर कंटिन्यू रखेंगे तब तक जब तक मरीज़ का सांस बहाल ना हो जाए। नेक्स्ट है हमारे पास जानवरों का काटना। कुछ पालतू जानवर काट भी लेते हैं। बिल्ली की निस्बत कुत्ते से ये ख़तरा ज़्यादा होता है। जानवरों के काटने से अफूनत इन्फेक्शन भी फैल जाती है। इसीलिए अगर किसी शख्स को कोई जानवर काट ले तो फ़ौरी तौर पर इसके ज़ख्म को पानी या जरासीम कश महलूल लोशन से धोना चाहिए। अफूनत से बचने के लिए इस पर जरासीम कश एंटीबायोटिक दवा लगानी चाहिए और ज़ख्म पर पट्टी बांध देनी चाहिए। ठीक है, जैसे कुछ लोगों ने पालतू जानवर पाले हुए होते हैं, बिल्ली या XYZ डॉगी हो या XYZ कुछ भी हो। ठीक है, तो क्या होता है कि वो उनके काट भी लेते हैं, तो अब उनके काटने से इन्फेक्शन हो जाता है। इसलिए अगर कोई काट भी ले आपके पास तो क्या होना चाहिए, लोशन होना चाहिए, जरासीम कश महलूल मतलब कि लोशन होना चाहिए, जिसको आप फ़ौरन उस जगह पर लगा दें। या फिर आपके पास जरासीम कश दवाई होनी चाहिए, एंटीबायोटिक मेडिसिन होनी चाहिए, जो उस वक्त आप लगा के ज़ख्म पर पट्टी बांध दें। ठीक है, अगर किसी शख्स को सांप डस ले तो ऐसी सूरत में फ़ौरी तवज्जो की ज़रूरत होती है, वरना जहर का असर दिल तक पहुंचकर पूरे जिस्म में फैल जाता है, जो मौत का बाइस बनता है। इसीलिए जहाँ सांप ने काटा हो उससे ज़रा ऊपर कस कर कपड़ा या कोई और चीज़ बांध दें, फिर इससे ज़रा ऊपर एक और पट्टी बांधें ताकि खून की गर्दिश रुक जाए। फिर तेज़ छुरी या चाकू के साथ ज़ख्म को गहरा कर दें ताकि जहरीला खून बाहर निकल जाए। याद रहे ये हिदायत छोटे बच्चों के लिए नहीं, छोटे बच्चे पट्टी वगैरह बांधकर किसी बड़े या डॉक्टर से रब्ता करें। अच्छा, अब इसमें आपको क्या बताया हुआ है कि सांप का बताया हुआ है। मैं ऊपर भी आपको बता चुकी हूँ कि अगर सांप आपको डस ले तो आपने क्या करना है कि सांप का जहर जो है ना फ़ौरन दिल तक पहुँचता है और फिर पूरे जिस्म में फैल जाता है। उससे पहले जहाँ पर सांप ने काटा हो उससे थोड़ा सा ऊपर कस कर कपड़ा या कोई और चीज़ रस्सी वगैरह बांध दें, लेकिन बहुत ज़्यादा कस कर। और फिर क्या करना है कि वो जो ज़ख़म होगा उस ज़ख़म को छुरी या चाकू से और गहरा कर देना है ताकि वहाँ से सारा जो ब्लड है, जहर वाला खून है, वो सारा बाहर निकल जाए। लेकिन ये सिर्फ बड़ों के लिए है। बच्चे जो होते हैं छोटे, आप लोगों जितने, वो ये काम नहीं करें। ये ट्रेनर्स जिनकी ट्रेनिंग हुई हुई होती है ये काम वो कर सकते हैं। आप लोग सिर्फ पट्टी बांध देंगे और उसके बाद किसी डॉक्टर को बुलाएंगे या किसी बड़े को बुलाएंगे। इसके आगे का मैं आप लोगों को अगली वीडियो में पढ़ाऊँगी। शुक्रिया।